वेलकम अगेन गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप डूइंग ग्रेट। तो चलिए, जो हमारा टेस्ट 18 हुआ था जनरल अवेयरनेस का, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हैं। बाकी आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? देखो, पहला सवाल देखो, मैं आपको पहले पीडीएफ दिखा दूँ कि देखो, मैंने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है ताकि चीज़ें आपको रिटेन हो जाएँ, क्योंकि पेपर में मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो फिर उसको याद कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चीज़ें याद होने की, ठीक है? तो हम अच्छे से देखेंगे। मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। अब देखो, पहला सवाल वो क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशंस आर सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय इसरो टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर द डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स। कहाँ पर? हमारे लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में। तो वो कौन सा ऐसा स्पेस मिशन था जो इसरो ने किया जिसमें कि हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग वाली टेक्नोलॉजी थी उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया? तो देखो, वो था हमारे पास स्पेडेक्स मिशन। अब डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होती है? सपोज कि हमने ये वाला जो स्पेसक्राफ्ट था ना, ये 6 मंथ्स पहले हमने स्पेस पर भेजा। हमको कुछ काम था, हमने उसको 6 महीने पहले भेजा और फिर हमने एक और भेजना था, तो हम चाहते थे कि स्पेस में जाकर ये दोनों मर्ज हो जाएँ। तो ये मर्ज जो हो रहा है इसको कहा जाता है डॉकिंग, स्पेस में जाकर डॉकिंग करना। अब ठीक है, अगर हमने अभी भी एक जो मतलब मिशन कंडक्ट किया था उसमें क्या था, हम चाहते थे कि उसका जो रोवर है ना वो अलग हो जाए यहाँ से, ठीक है? तो उसमें क्या था कि अब ये दोनों साथ में हमने स्पेस में भेजे, बट हम चाहते हैं कि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, ठीक है? तो अब ये क्या है? अनडॉकिंग। ये दोनों अलग-अलग हो रहे हैं ना, तो ये अनडॉकिंग और ये डॉकिंग। तो अनडॉकिंग, डॉकिंग होना स्पेस में जाके, ये कौन-सा मिशन था? हमारा स्पेडेक्स मिशन था। इसमें हमने यूज़ की थी। देखो, ये नाम आपको पूछा नहीं जा सकता है, बट स्टिल एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। आ गई बात समझ? बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना स्पेडेक्स ये। अब ऑप्शंस में देखो क्या है, स्पेडेक्स तो पूछ लिया ना, अब देखो अदिति एल1। अदिति एल1 हमारा इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन था। आगे बात समझ, इसको भी याद रखना है आपने, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। उसके बाद क्या है हमारे पास? गगनयान। देखो, गगनयान मिशन में हम लोग ने अपने जो एस्ट्रोनॉट्स था ना उनको हम अपने लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे हम एस्ट्रोनॉट्स को, इसको भी याद रखना, ठीक है? और देखो, निसार है हमारे पास, निसार है नासा प्लस इसरो का, तो ये भी याद रखना। तो इसका सही आंसर कौन सा है? स्पेडेक्स। आगे बात समझ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, हम लोग का ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है? देखो, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2035 तक हम अपना, जैसे स्पेस स्टेशन होता है ना, तो हमारा इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाने का हम लोग सोच रहे हैं कि वो हम लोग तब तक बना लेंगे। तो इसीलिए हम ये छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे-छोटे तो नहीं, बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि हमारे पास और ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आए। आगे बात समझ? स्पेडेक्स इसका आंसर है, ठीक है? अब अगला सवाल देखो, लेट मी करेक्ट इट ऑल्सो। अगला सवाल देखो क्या है हमारे पास। अब वो पूछ रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड जो मिला 2026 में, इनमें से कौन से ऐसे थे जिनको दिया गया फॉर द सोशल वर्क? अब देखो, ये भी अलग अलग चीज़ों के लिए मिलता है ना, लिटरेचर के लिए मिलता है, तो ये सोशल वर्क के लिए पूछ रहे हैं। तो देखो, इसका आंसर हमारे पास होगा ब्रिजलाल भट्ट जी। देखो, जो ब्रिजलाल भट्ट जी ना, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, ये ब्रिजलाल भट्ट जी हैं। इन्होंने सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए इनको 2026 में है जो पद्मश्री अवार्ड मिला। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि जो रहमान राही हैं ना, इनको 2000 में जो है पद्मश्री मिल चुका है। अनफॉर्चुनेटली 2023 में इनकी डेथ हो गई। चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता रही हूँ। और ये कौन थे? ये पोएट थे। देखो, अगर ये पूछ सकते हैं ना तो फिर ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और अब देखो, 2026 में ना 2 लोगों को दिया गया था। एक तो आपको बता दिया, बृजलाल भट्ट जी, और दूसरे हैं शौफिक शोक जी। इनको भी मिला। देखिए, ये प्रोफ़ेसर रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे जो मतलब बुक्स अपनी लिखी हुई हैं, तो ये लिटरेचर और एजुकेशन के फ़ील्ड में शौक जी को मिला और सोशल वर्क के फ़ील्ड में बृजलाल जी को मिला। याद रखना, अब एक सवाल इन्होंने अभी ही जो वाइल्ड लाइफ़ इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछा है। अभी प्रोबेबली मतलब मोस्ट चांसेस हैं कि आपको शौफिक शौक जी हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा या फिर स्टेटमेंट में वो पूछ सकते हैं। आगे बात समझ?
तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें से हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि सबसे पहला कौन-सा आया था और सबसे बाद में कौन-सा आया था, ठीक है? तो देखो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ये इमेज देखते हैं। ये बाद में देखते हैं, पहले मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। देखो, जो ओंग-कोंग थे ना, ये हमारे पास क्या थे, एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जो कि इंडिया में आए थे समथिंग अराउंड 8th सेंचुरी में, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो का तो मुझे लगता है अगर ओंग-ओंग का नहीं पता होगा, मार्को पोलो का तो सबको पता होगा। तो मार्को पोलो आए थे अराउंड 13th सेंचुरी में, ठीक है? फिर उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर। देखो फ्रैंकोइस बर्नियर ना ये एक फिज़िशियन थे, ठीक है? और जब इंडिया में मुगल पीरियड चल रहा था तो औरंगज़ेब के साथ ये लोग कश्मीर की विज़िट पर आए थे। देखो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि किसके साथ आए थे, औरंगज़ेब के साथ ये कश्मीर की विज़िट पर आए थे। उसके बाद गॉडफ्रे विंच, ये कौन थे? ये हमारे पास फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने जे-एंड-के में सॉरी कश्मीर में विज़िट किया था ड्यूरिंग द सिख रूल, ठीक है? जब हमारे पास सिख रूल चल रहा था उस समय पर इन्होंने जे-एंड-के में विज़िट किया। अब देखो ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आ रहा है? ओंग-कोंग आ रहे हैं, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। फिर उसके बाद मार्को पोलो आ रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर आ रही है, ये फिज़िशियन थे हमारे पास। फिर गॉडफ्रे वीन आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सीक्वेंस आप लोग एक बार ये पिक्चर देख लोगे ना तो सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो रिटेन करने में आसानी होगी। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 3, 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारे पास धूमल। अब धूमल क्या है? ये हमारे पास एक डांस फॉर्म है, ठीक है? जो कि जो वाटल ट्राइब है ना उस वो परफ़ॉर्म करते हैं। और इसमें एक बात स्पेशल चीज़ ये होती है कि सिर्फ़ मेल ही है ना जो इसमें डांस करते हैं, फीमेल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। तो याद रखना धूमल मतलब धूमल करके एम है ना, धूमल करके मेल से एसोसिएट कर लो, पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है? अब वो पहली स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द फ़ोक डांस फॉर्म्स ऑफ वाटल ट्राइब, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है कि ओनली मेल्स कैन परफॉर्म दिस डांस ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स एंड एट सेट लोकेशंस, हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अब डांस इज़ परफॉर्म्ड वेयरिंग लॉन्ग कलरफुल रॉब्स एंड टॉल कॉनिकल कैप्स, हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी देखो डांस फॉर्म है ना, उसमें यहाँ तो एक स्पेशलिटी तो होती ही है, तो आपको पता है कि पेपर में सवाल देखा ही जाएगा, तो मेक श्योर कि इन सब के बारे में ना थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया करो, ठीक है? और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, द परफॉर्मर्स मूव्स इन अ रिचुअल मैनर एंड डिग अ बैनर। हाँ, इसमें ये चीज़ होती है कि आपको बैनर डिग करना पड़ता है ग्राउंड पर डांस परफॉर्म करने से पहले। तो देखो इस हिसाब से ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो और भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो धूमल देखें, ये रहा धूमल डांस। सिर्फ मेल्स कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल, डिवोशनल, लिंक टू सूफी श्राइन्स, इस तरह से। उसके बाद देखो रॉफ डांस। अब देखो धूमल में क्या था कि सिर्फ मेल्स परफॉर्म कर रहे थे, बट रॉफ में क्या होगा हमारे पास कि जो फीमेल्स हैं ना सिर्फ फीमेल्स ही परफॉर्म करेंगी, और ये किया जाता है स्पेसिफिकली ऑन द ईद या फिर मैरिज सेरेमनीज होती हैं इस पर, ठीक है? उसके बाद कुड डांस, ये देखो ये हमारे पास किया जाता है मतलब हार्वेस्ट और कम्युनिटी या फिर टेम्पल्स में जब वर्शिप किया जाता है ना भगवान की, उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? अब ये भांट पाथर, ये भी सिर्फ जो है वो मेल्स ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है? और ये ना कॉमनली हम इसको एज़ अ थिएटर फ़ोक डांस भी कह सकते हैं, ठीक है? इसमें स्टोरीज़ वगैरह जो है वो नरेट की जाती है। उसके बाद ये गीतड़ू डांस, ये फीमेल और मेल्स इसमें दोनों होते हैं। ये कॉमन जो हमारे डुग्गर फेस्टिवल है ना, यहाँ डुग्गर रीजन जो है वहाँ पर किया जाता है। और एक और मैं ना हाँ, यहाँ पर भी है ये भूमरो भूमरो, ये भी है, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताऊँ जिस पे सवाल पूछा गया है पहले भी, तो देखो वो है बच्चा नगमा। आई डोंट नो आपने वो प्रीवियस ईयर सवाल देखा कि नहीं देखा, बट बच्चा नगमा, इस पर भी सवाल पूछा गया है। और इसमें क्या होता है, यंग बॉयज़ जो हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं और वो फीमेल्स के अटायर में आते हैं, और ये किया जाता है हार्वेस्ट के टाइम पर या फिर वेडिंग्स वगैरह हो। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यंग मेल्स होते हैं वो फीमेल की अटायर में आकर डांस परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। एक बार ये देख लीजिए, तो आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होगी, ठीक है? ठीक है, आगे बात समझ? तो याद रखना, ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना, क्योंकि अब देखा गया है, देखो ये भी वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है 2026 में जो हुआ, स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पता होगा
आपको पता है कि रौब जो है फीमेल्स ही करती हैं, बट स्टिल वो 3-4 स्टेटमेंट्स देख के ना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ये भी पता होगा किस ओकेज़न पे होते हैं। जैसे ये मैंने बच्चा नगमा बताया ना, इसको याद करके जाना, मोस्ट चांसेस हैं कि सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पर पूछा गया है, जो कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक है, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया का पहला जो मतलब केबल स्टेट ब्रिज है, वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है? अंजी घाट पे, अंजी घाट जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ है। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो हमारा चेनाब ब्रिज है, क्या वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसकी जो हाइट है वो 359 मीटर है। तो देखो इसकी जो हाइट है ना चेनाब ब्रिज की, ये आईफिल टावर से भी ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी ज़्यादा है, बट वो उससे भी ज़्यादा है। और हाँ, बिल्कुल 359 मीटर पर ही है, अबव द रिवर बेड। और जो हमारा पहला केबल स्टेट ब्रिज है, बिल्कुल वो अंजी घाट ही है, जो कि अंजी रिवर पर है। और अंजी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बताइए मुझे? देखिए अंजी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है हमारे पास चेनाब रिवर की। और ये दोनों ही कहाँ पर हैं, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बता दूं कि इन दोनों को ही किसने बनाया है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने। देखिए इसको तो उसने ही बताया बनाया हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसको साथ में एक और ने बनाया है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन तो है, उसके साथ में एक और है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका आंसर तो बोथ 1 एंड 2 होगा। बट अब चांसेस क्या हैं, आगे पेपर में क्या देखा जाएगा तो मैं आपको बता दूँ। ये देखो, ये जो पीर पंजल टनल है, ये भी हमारे यूएसबीआरएल के अंडर ही है। उसके बाद जो बनिहाल है, ये आप इमेज देख लीजिए, बनिहाल ब्रिज हो गया हमारे पास। और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं आपको एक ये देखो, फिर ये अंजी घाट आ गया। मैं एक और इम्पोर्टेंट बताऊँ, जो कि अभी सवाल आपको देखा जाएगा पेपर में, और आई एम डैम श्योर कि वो देखा जाएगा, T49 टनल। क्या पता है किसी को इसके बारे में? तो देखो जो T49 टनल है ना, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल बनी जाएगी, ठीक है? और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 12.77 किलोमीटर, या फिर कहीं-कहीं ना सोर्सेज़ में 75 किलोमीटर भी मेंशन है। तो इतनी ही है अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? और इससे ये कहाँ पर है? ये है हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट में। सुंबर और खरी के जो एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करेगी, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास। और देखो इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, मतलब इसकी स्पेसिफिक चीज़ क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ये क्या होगी, ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब टनल, ये हमारे पास एक ट्विन ट्यूब टनल है। मतलब इसमें ऐसा होगा कि एक मेन टनल होगी हमारे पास और एक एस्केप टनल होगी, ठीक है? यहाँ पर सपोज़ एक मेन टनल है और दूसरी है एस्केप टनल। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें एक आप मेन टनल यूज़ कर लोगे, फिर एस्केप टनल आप दोनों यूज़ कर लोगे। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल देखा ही जाएगा अभी, ठीक है? तो अब इससे पहले हमारे पास कौन-सी थी लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, तो देखिए वो थी हमारे पास पीर पंजल। और जो पीर पंजल टनल है ना, वो भी इसी ही प्रोजेक्ट के अंडर बनी थी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना आप कि T49, बाकी ये जो मैंने चीज़ें बताई इसके बारे में पेपर में सवाल पूछा जाएगा वापस से, ठीक है? अगला सवाल क्या है अब हमारे पास, देखो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि ये हमारा जो पूर्ण स्वराज था वो कब अडॉप्ट किया गया था एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मतलब कब हमने उसको कौन से सेशन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, या लाहौर सेशन में किया गया था? देखिए नॉन कोऑपरेशन में तो हमको पता है ऐसा नहीं हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या हुआ था इसमें। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1920 में, 1922 में, फिर वो सारा इश्यूज, फिर हमने पूर्ण स्वराज नहीं, हमने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में। चीज़ें रिकॉल हो रही हैं ना? फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में हुआ। तो देखिए जो पूर्ण स्वराज था, ये मैंने उस टाइम भी आपको बताया था 1929 में हुआ था, जब हम लोगों ने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। इससे पहले हम लोग क्या मानते थे? इससे पहले हम लोग मांगते थे डोमिनियन स्टेटस, बट 1929 तक आकर हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। और देखिए ये सेशन, लाहौर जो सेशन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इन्होंने डिसाइड किया था, और इसको प्रिसाइड किया था, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है?
और इन्होंने इसमें एक और चीज़ भी डिसाइड इन्होंने मतलब जो नेशनल फ्लैग था उसको रावी रिवर पे अनफ्लड किया था, वो सारी चीज़ें भी कभी-कभी स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को 1930 को हम लोग एज़ अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं अभी। तो लेटर हम उसको यूज़ करते हैं एज़ अ रिपब्लिक डे, बट डिसाइड इसमें ये वाली चीज़ इन्होंने की थी। फिर इसके बाद स्टार्ट हुआ था हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें देखी गई। तो ध्यान रखना कि कब क्या चीज़ हुई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होगा तो चीज़ें सिंपल हो जाएँगी, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ। हाँ, अब वो बोल रही हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय इरेक्टिक मॉनसून कंडीशन। देखो इरेक्टिक मॉनसून कंडीशन क्या होगी, कभी-कभी मॉनसून बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी-कभी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाएँगी कि बहुत कम मॉनसून मतलब बारिश हुई ही नहीं। होता है ना कभी-कभी कि मॉनसून में अच्छी खासी बारिश हो जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, मतलब बहुत कम रेनफॉल हुआ है। तो अब वो बोल रहे हैं कि कौन-सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसको पड़ता है। तो देखिए वो है हमारे पास राइस। और राइस कौन-सी क्रॉप है मुझे कमेंट सेक्शन में सभी इसका जवाब देंगे। देंगे क्या मैं खुद ही बता देती हूँ। देखो राइस हमारे पास ख़ारिफ़ क्रॉप है और ख़ारिफ़ क्रॉप क्या होती हैं जो कि जून और अक्टूबर तक जिनकी मतलब वो की जाती है मॉनसून क्रॉप जिसको हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? और राइस में हमको पता है कि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। वाटर इंटेंसिव मतलब कि जिसमें पानी की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहेगी। अब ऐसा नहीं है पानी बिल्कुल ही कम होगा तो वो ग्रो कर पाएगा, नहीं भाई इसमें पानी चाहिए तो बिल्कुल चाहिए। बट व्हीट में ऐसा नहीं होता है, शुगरकेन में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, टी में भी चाहिए होता है, मतलब मॉइस्चर इनमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? अब देखो सवाल ये तो पूछ लिया, बट जो ना मैक्सिमम टाइम आपको ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है कि ख़ारिफ़ क्रॉप कौन-सी होती हैं और राबी क्रॉप कौन-सी होती हैं, ठीक है? अब हमने ख़ारिफ़ के एग्ज़ाम्पल राइस, मेज़, कॉटन, सोयाबीन। अब देखो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी जाती हैं आपको कि आपको 3-4 क्रॉप्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें से ये वाली क्रॉप कौन-सी है, इसमें से राबी कौन-सी है, ख़ारिफ़ कौन-सी है। तो याद रखना क्या होता है, इनको हम शो करते हैं, ये मॉनसून क्रॉप्स होती हैं इसलिए जुलाई और जून में, ठीक है? और उसके बाद इनकी हार्वेस्ट की जाती है मॉनसून ख़त्म होने के बाद, प्रोबेबली अक्टूबर तक, ठीक है? आगे बात समझ। और ये डिपेंड करती हैं मॉनसून की रेन पर। कितनी बारिश हो रही है, उसके बाद इनको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और ऑब्वियस सी बात है अगर मॉनसून है तो ह्यूमिडिटी भी इनको ज़्यादा चाहिए। तो ये होती हैं हमारे पास ख़ारिफ़ क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स। ये याद रखना, सँभाल कर रखना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, बट ये डिफ़रेंस मैक्सिमम क्वेश्चन्स में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? अलग-अलग तरीके से। उसके बाद ही आ गई राबी क्रॉप जिनको कि हम लोग कहते हैं विंटर क्रॉप्स। इनको हम शो करते हैं हाँ, मतलब विंटर्स में और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग, मार्च और अप्रैल तक। अब देखो ये विंटर क्रॉप्स हैं तो इनको टेम्परेचर भी कूल चाहिए, वार्म चाहिए और डिपेंड करता है इरिगेशन पे। हाँ, क्या होता है कि मानसून में हमारे जो बारिश अच्छी खासी हो गई होती है, मॉइस्चर अच्छा खासा होता है, इरिगेशन के लिए परफेक्ट टाइम होता है। तो व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीस ये सारी इसकी एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगी। तो याद रखना, इसको 3-4 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएँगी, चीज़ें याद रहेंगी। आगे बात समझ, इसका आंसर था राइस। अब चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज़ द वाइडेस्ट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। इसको कहते हैं डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जिसमें डिफरेंस देखा जाता है। तो देखो पोर्ट ब्लेयर में तो ऐसा नहीं है, तिरुवनंतपुरम में भी नहीं है, पहलगाम में तो बहुत ठंड रहती है। अब ये दोनों क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कैसा टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर देखा जाता है, ठीक है? ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि पानी वाला एरिया है ना, कोस्टल एरियाज़ हैं, बारिश-वारिश अच्छे से होती रहती है। अब उसके बाद थार है, थार में हमको पता है कि क्या है, डेज़र्ट एरिया है, ठीक है ना? थार डेज़र्ट है हमारे पास और डेज़र्ट में क्या होती है, सैंड होती है और सैंड की हमको पता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब देखो डायरेक्ट इस पे सनलाइट पड़ेगी ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और वही साइड क्या होता है, रात को मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर भी इसका चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिख रहा है आपको? थार में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थार, ठीक है? अब अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है कि कौन-सा ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसने कि जो हमारी मतलब एम्स एट पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, पोर्ट्स पे जिसने हमारे पास अच्छी डेवलपमेंट के लिए काम किया है। तो वो कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट है? देखिए उसका आंसर होगा हमारे पास सागरमाला। मैं आपको सबके बारे में बताती हूँ। देखो, भारतमाला हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमारे पास किसके लिए है? हाईवे की
कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है, हाईवेज़ की कनेक्टिविटी इम्प्रूव किससे होगी? भारतमाला से होगी। देखो सागरमाला है ना, सागर से आप ऐसे याद रखो, सागर का मतलब क्या होता है? सागर, समुंदर, पानी, तो यही हमारा पोर्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आप इस तरीके से याद रखो, सागरमाला मतलब पोर्टलेट। ठीक है, तो सागरमाला हमारा इसका आंसर होगा। जितने मतलब देखो ना, शिपिंग वगैरह जो होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोर्ट से देखी जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उड़ान। उड़ान का है उड़े, सॉरी 1 मिनट, उड़े देश का आम नागरिक। अब उड़े कैसे? अब उड़ कैसे सकता है? एयरवेज़ के लिए। तो इसमें इन्होंने जो है हमारा रीजनल एयरलाइंस की रीजनल कनेक्टिविटी को उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। ठीक है, रीजनल लेवल पर मिले और मतलब प्राइजेस थोड़ी लो मिले उसकी। ठीक है, तो उड़ान से आपको ये समझ में आ गया। अब देखो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब देखो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ट्रेन से ही रिलेटेड है, रेलवेज में इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, उसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो ये उस पे डिपेंड करता है। तो ये चारों देखना, सवाल ना पूछा जा सकता है आपको। भारतमाला माला पे तो पूछ लिया ना, सागरमाला पे, उड़ान पे और इस पे भी। आगे बात समझ? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, अब वो हमको कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पूछा है। वो क्या बोल रहे हैं इसमें? वो बोल रहे हैं कि कौन-सा ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि डिवोशनल भी है, नैरेटिव भी है और ट्रेडिशनली कहाँ पर परफ़ॉर्म किया जाता है? टेम्पल्स में। अब देखो टेम्पल्स में परफ़ॉर्म किया जाता है, डिवोशनल है, उसमें भगवान के ही गाने और भगवान की ही बातें जो चलती हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, देखो जो मोहिनीअट्टम होता है ना, हम मोहिन यात्रा लिखी है, मोहिनीअट्टम समझ लो आप इसको चाहे। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो देखो मोहिनीअट्टम हमारे पास ये परफ़ॉर्म किया जाता है केरला में। यहाँ इन्होंने मार्क भी किया होगा, ये देखो केरला, दिख रहा है ना? ये कहाँ पर कौन-सी स्टेट है? ये केरला है। देखो मैप भी आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है, तो ये केरला में परफ़ॉर्म किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? देखो मोहिनी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो इसमें हमारे जो ना ज़्यादा फ़ोकस देखो होता ये भी डिवोशनल ही है, नो डाउट, बट इसमें जो फेमिनिन गेस्चर्स होते हैं ना, उस पर ज़्यादा फ़ोकस की जाती है। भक्ति इसमें नरेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बट होता डिवोशनल है, बट इसमें फेमिनिन गेस्चर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। सोलो डांस ही होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है कथक। तो कथक कहाँ पर परफ़ॉर्म किया जाता है? ये यूपी में। अब बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कथक में बहुत सारे बच्चे केरला करेक्ट करके आते हैं, तो नहीं, कथक जो है वो यूपी में परफ़ॉर्म किया जाता है और इसमें क्या होते हैं हमारे पास? कुछ कथककार्स होते हैं। हाँ, जैसे ये ना कथक कार्स होते हैं, यूपी में परफ़ॉर्म किया जाता है, वो आपको स्टोरी बताते हैं टेम्पल्स के बारे में। ये स्पेशली टाइम था जब मुगल्स का टाइम था ना उसमें, और इसमें आपकी फुट मूवमेंट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आपके गेस्चर सब देखे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारे पास कहाँ परफ़ॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में। और भरतनाट्यम वेट मैं आपको यहाँ फ़ोटो, ये देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफ़ॉर्म किया जाता है और ये टेम्पल्स में परफ़ॉर्म किया जाता है। और उसी के साथ में क्या होता था? देवदासी सिस्टम्स होता था ना, देवदासी सिस्टम होता था पहले कि आपको टेम्पल में जाकर डांस करना होता था। तो ये चीज़ वही है और इसका करेक्ट आंसर भी भरतनाट्यम ही होगा। तो वो लोग टेम्पल्स में जो डांस परफ़ॉर्म करते थे वो भरतनाट्यम होता था, जिसमें कि नैरेटिव्स होती थी, मतलब भक्ति बेस्ड ही होती थी ये सारी चीज़ें, डिवोशनल होता था। तो इसका करेक्ट आंसर भरतनाट्यम होगा, याद रखना। उसके बाद मणिपुरी है, तो मणिपुरी डांस है जो ये मणिपुर में परफ़ॉर्म किया जाता है और दैट इज़ एसोसिएटेड विद द राधा कृष्ण लव स्टोरी। इतना सा याद रखो बस। यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखा जाता है, मणिपुरी, कुडियाट्टम, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में कौन-सा परफ़ॉर्म किया जाता है, फिर उसके बाद सत्रिया। तो ये एक बार देख लेना पिक्चर, सवाल अगर ये पूछा गया है तो स्पेसिफ़िकली एक और के बारे में भी पूछा, इस पे भी पूछा जा सकता है, इस पे भी पूछा जा सकता है। आगे बात समझ? ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारे पास? वो बोल रहे हैं कि जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी, वो किसने लीड की थी? तो देखिए उसका आंसर है हमारे पास शेख अब्दुल्ला जी ने। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जी ने की थी और मैं आपको बता दूँ कि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है, ये कौन थे? देखिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये प्राइम मिनिस्टर थे जे-एंड-के के। याद रखना स्टेटमेंट है वो कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, अब शेख अब्दुल्ला जो थे इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शेरे कश्मीर। अब ये भी पूछ सकते हैं ना कि शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है? तो देखिए वो कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। और बख्शी गुलाम मोहम्मद को क्या कहा, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ठीक है? अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम।
अगला सवाल मुझे लगता है करेवा फॉर्मेशन पे अ, एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में इस पे सवाल पूछा जाता है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो करेवा फॉर्मेशन है कश्मीर वैली में, कैसा होता है? क्या वोल्केनिक प्लेट्यू होते हैं, लॉक्सराइन डिपॉज़िट होते हैं, ग्लेशियल मोराइन्स होते हैं या फिर अलुवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं? अब देखो वोल्केनिक प्लेट्यू क्या होगा, जैसे हमारे पास ये एक कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ठीक है? अब यहाँ पर इरप्शन हो गई, ये वोल्केनो बाहर आ रहा है, ये होगी वोल्केनिक इरप्शन। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ग्लेशियर मोराइन्स में भी ये ग्लेशियर से एसोसिएटेड है, ग्लेशियर में बनता है। अलुवियल फ्लड प्लेन्स ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, ये वो आ गई। अब लैक्यूस्ट्राइन डिपॉज़िट्स क्या होते हैं? देखो जैसे सपोज़ करो कि ये एक लेक है, ठीक है? बहुत पुरानी लेक है और ये ना आपको पूछा जा सकता है कि आपको लैक्यूस्ट्राइन डिपॉज़िट कहाँ पर मिलती है? तो बेसिकली ना ये झेलम रिवन के आस-पास आपको वहाँ पर देखे जाते हैं, वहीं से ओरिजिनेशन होता है इनका, ठीक है? अब देखो करेवा लेक यहाँ पर बनी है। अब देखो बहुत सारे जो स्लिट है, क्ले है वो डिपॉज़िट होता रहता है। तो ये नीचे आ रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद ये बन रही हैं छोटी-छोटी इनकी लेयर्स। क्या होता है ना जब पानी यहाँ पर ख़त्म होता है तो धीरे-धीरे पानी जा रहा है कहीं यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो वही वाले एरिया में जो है ये देखो लोअर करेवा, लोअर तो ये सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है? तो उसी के बाद में एक ये छोटी लेक वही वाला जो एरिया है ना, वही जो है करेवा बन जाता है। बेसिकली एक प्लेट्यू की तरह बन जाता है जैसे ये, ठीक है? तो ये सबसे पहले एक लेक ही होती है, उसी के जो सेडिमेंट्स हैं, डिपॉज़िट्स हैं, वो होते रहते हैं सेडिमेंट डिपॉज़िट जो सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, उसी से ये बन जाता है, ठीक है? इसीलिए ना इसको कभी-कभी क्या कहते हैं, लेक डिपॉज़िट भी कहते हैं। ठीक है, लैक्यूस्ट्राइन डिपॉज़िट्स को ये एसोसिएट करता है लेक से क्योंकि पहले तो ये लेक ही होती है और ये अब सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या देखा जाता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? तो देखो यहाँ पर सैफ़्रॉन कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। आगे बात समझ आलमंड, वॉलनट्स वग़ैरह ये भी किए जा सकते हैं और बस ये चीज़ ध्यान रखना पेपर में सवाल पूछा जा सकता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसी क्या यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, तो वो भी सवाल है जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? आगे बात समझ पिक्चर देख लेना एक बार समझ में आ जाएगा, है कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब देखो अगला क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो कश्मीरी विलो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, तो देखो ये तो सबको पता है कि हाई क्वालिटी के जो बैट्स हैं, क्रिकेट बैट वो कश्मीर से ही जाते हैं, तो वो कश्मीरी विलो ही है। आगे बात समझ, तो इस पे मैं क्या ही समझाऊँ, ये तो याद ही करना है आपको, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि देखो लद्दाख को कोल्ड डेज़र्ट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्या वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है? क्या कोस्टल इन्फ्लुएंस है? क्या ट्रॉपिकल विंड है? या फिर वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड और रेन शैडो इफ़ेक्ट है? देखो, क्या हैवी स्नोफॉल होगी तो उसको कोल्ड डेज़र्ट कहा जाएगा? हाँ, कहा जाएगा, नो डाउट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोस्टल इन्फ्लुएंस, अब लद्दाख में कोस्टल कहाँ पे, अगर कोस्टल एरियाज़ तो हमारा वो केरला वो नीचे वाले हैं ना, जहाँ पर समुद्र वगैरह, यहाँ पर कोस्टल इन्फ्लुएंस तो कोई नहीं और कोस्टल इन्फ्लुएंस होने की वजह से कोल्ड डेज़र्ट कैसे, जहाँ कोस्टल होंगे, वहाँ पर तो इवेपोरेशन होगी, वहाँ पर तो मॉनसून अच्छी खासी देखी जाएगी, बारिश होती ही रहेगी, ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद क्या है ट्रॉपिकल विंड्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हाई एल्टीट्यूड और रेन शैडो इफ़ेक्ट, हाँ, अब देखो क्या है हमारा लद्दाख है ना यहाँ पर, मैंने यहाँ इमेज नहीं यूज़ की वरना मैं आपको अच्छे से समझाती। अब देखो क्या होता है हमारे पास, हमको इतना तो पता है कि जो हमारा लद्दाख है वो हाई एल्टीट्यूड पर है, तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा क्या है रेन शैडो इफ़ेक्ट। अब देखो कोई एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो तभी तो हम उसको कोल्ड डेज़र्ट कहेंगे ना। कैसे कह सकते हैं हम, हैवी स्नोफॉल होगी तो वो कोल्ड डेज़र्ट तो नहीं बन सकता। अब सपोज़ करो कि ये हमारे पास है लद्दाख, ये लद्दाख वाला एरिया आ गया, ठीक है? अब हमको पता है यहाँ पर क्या है हमारे पास, हिमालयन रेंज है। अब क्या होता है यहाँ से हमारे पास मॉनसूनल विंड्स आती हैं, बट हिमालय से टकराकर वो आगे नहीं जाती हैं, वो वापिस आ जाती हैं। इस तरीके से वो वापिस आती हैं और हमारे ही कंट्री में जो फ्लो करती रहती है। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिश जाती ही नहीं है। अब ऐसा होता है कि जहाँ पर बारिश नहीं जाती है, इसको कहते हैं हम लोग रेन शैडो इफ़ेक्ट। यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो रेन शैडो इफ़ेक्ट। तो रेन शैडो इफ़ेक्ट किसकी वजह से हमने देखा? हिमालय की वजह से। तो अब जब वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है तो वो डेज़र्ट बन गया और स्नोफॉल हमको पता है बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होता है वैसे ही सेम सिनेरियो जैसे ये लद्दाख है ना हमारे पास, तो अब यहाँ पर हिमालयन रेंज है हमारे पास, तो क्या होता है तिब्बत से जो ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं, वो हिमालय से मतलब यहाँ पर यहीं पे रहती हैं।
इंडिया तक मतलब हमारे जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुँच पाती हैं, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट तक इवन नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो यहीं से टच होकर, यहीं से स्ट्राइक कर कर यहीं पर स्नो करती हैं। आगे बात समझ, तो हिमालय का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, रेन शैडो इफ़ेक्ट भी इसीलिए बनता है और जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं, वो भी हिमालय रेंज से स्ट्राइक होकर यहीं पर स्नो करती हैं, इससे आगे नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए ये कोल्ड डेज़र्ट कहा गया है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा हाई एल्टीट्यूड और रेन शैडो इफेक्ट। कंफ्यूज मत होना हैवी स्नोफॉल में, क्योंकि स्नोफॉल से वो कोल्ड डेजर्ट तो नहीं बन सकता ना, कोल्ड एरिया बेशक हो सकता है बट कोल्ड डेजर्ट तो नहीं बन सकता, तो याद रखना, ठीक है? अगला सवाल क्या है? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कौन-सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को बाय एक्टिंग एज़ अ बैरियर, तो वो कौन-सा है? हिमालय है। देखो अरावलीज़ भी हमारा नीचे आके है यहाँ पर, अरावलीज़, विंध्यान और वेस्टर्न घाट्स तो हमारे इस तरफ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो मानसून विंड्स हैं ना, वो स्ट्राइक करती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हमारे पास अच्छी मानसून देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जाते हैं और ये वाली रेंजेस तो हमारे पास ऊपर हैं, तो वो हिमालय ही है जो हमारे यहाँ पर मानसून को भी इंडिया में रखता है और जो तिब्बत से ठंडी हवाएँ आ रही हैं, उनसे भी हमको बचा कर रखता है, ठीक है? तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं कि जो बनिहाल पास है, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो हमको पता है कि बनिहाल पास हमको, जब हम लोग जम्मू से जाते हैं कश्मीर वैली में, तो हमको बनिहाल पास से ही पास करना पड़ता है, ठीक है? तो इसका आंसर तो ये होगा, बाकी भी पासेस अगर इस पे सवाल पूछा जा सकता है, तो बाकी पे भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पर है ना, बनिहाल पास कनेक्ट किसको-किसको करता है? जम्मू को कश्मीर से। उसके बाद है यहाँ पर खारदुंगला पास, पेंसिला पास, ये ज़ोजिला पास है। तो ये सारे पासेस आप एक बार देख लेना, क्योंकि पेपर में सवाल जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है? उमलिंगला, मिंगला पास जो अभी हाईएस्ट मोटर रोड ब्रिज जो वो पास जो है वो बन चुका है, उसका भी ध्यान रखना। तो उसके बाद इसमें यही है, ये सारी चीज़ें याद रखना, बस एक बार देख लेना जितने भी पासेस हैं हमारे, और बनिहाल पास, पेंसिला, खारदुंगला, ज़ोजिला, ठीक है? अगला सवाल देखो क्या है? वो बोल रहे हैं कि कौन-सा ऐसा फेस्टिवल है जो रिफ्लेक्ट करता है एग्रीकल्चरल कैलेंडर कश्मीर वैली में? तो देखो वो है नवरेह का, ठीक है? बैसाखी, लोहड़ी, ईद उल फितर ये नहीं है, तो कुछ चीज़ें होती हैं आपको याद ही करनी पड़ती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारे पास नवरेह। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सवाल आपको पेपर में किसी न किसी सवाल में पेपर में पूछा जाएगा ये सवाल। वो बोल रहे हैं कि कौन-सा ऐसा हेरिटेज फेस्टिवल है श्रीनगर का, जिसमें कि जितना भी कश्मीर का कल्चर है उसको शोकेस किया जाता है। तो देखो वो है सोन मिराज। मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूँ। वो सोन मिराज में क्या होता है, ये 3 दिन का ना 3 दिन का होता है हेरिटेज फेस्टिवल कश्मीर में। यहाँ पर आपको देखो अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ट्रेडिशनल कस्टम्स, तो बस इस पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये यही पूछेंगे कि सोन मिराज क्या है? या फिर कि ये फेस्टिवल कहाँ से है? तो पेपर में ध्यान रखना इसका, ठीक है? अब चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। हाँ, अब ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हू हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डोगरी लैंग्वेज फॉर एक होर अश्वत्थामा। तो देखो वो थे हमारे पास चमन अरोड़ा जी, और देखिए इनको 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो अब देखो अभी 2025-26 तो पेपर में सवाल जो है ना पूछा जा सकता है, और आपको याद रखना है नाम अली शाहिदा। ये इनको भी मिला है किसमें? पोएट्री में, कश्मीर से, कश्मीरी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट याद रखना खजूर सिंह, खजूर सिंह जी, और इनको मिला है डोगरी में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट थे हमारे पास प्रीतपाल सिंह बेताब। इनको किसमें मिला था? इनको मिला था उर्दू में। देखिए ये सभी ना पोएट हैं, इनको पोएट्री में ही मिला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये वो पूछ सकते हैं ना, एक और अश्वत्थामा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब 1-2 पेपर में देखा गया था ये सवाल। तो अब इसी के साथ में आपको अली शाहिदा, खजूर सिंह और
प्रीतपाल सिंह बेताब, इन तीनों का नाम याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। आगे बात समझ? लैंग्वेज भी याद रखना, पहला वाला मैंने बताया जो अली शाहिदा थे वो उनको कश्मीरी में, और जो खजूर सिंह थे उनको डोगरी में, फिर उसके बाद जो प्रीतपाल सिंह थे उनको उर्दू में। आगे बात समझ? याद रखना। अब हमारा लास्ट सवाल क्या है, उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको कौन-से फ़ील्ड से वो रिलेटेड थे? तो देखो जो ये थे हमारे पास, ये थे आर्टिस्ट, और इनको ना नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, और हमले बुलबुल भी इनको कहा जाता है। ये सवाल भी किसी पेपर में पूछा गया है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। उन्होंने पूछा है कि हमले बुलबुल किसको कहा जाता है? तो देखिए वो थे उस्ताद गुलाम नबी शाह जी, जिनको हमले बुलबुल भी कहा जाता है। तो याद रखना, हमले बुलबुल याद रखना, ये कौन थे? आर्टिस्ट थे, ये चीज़ याद रखना, और इनको नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। पेपर में क्योंकि कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आपने देखा कि स्टेटमेंट्स में भी वो पूछ रहे हैं, तो वैसे भी आपको पूछ सकते हैं वो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ये ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही था। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड टेक केयर।